नमस्ते बच्चों। आज हम लोग नाइन्थ क्लास की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि कुछ बच्चे कमेंट्स में कर रहे थे कि हमें सर नाइन्थ क्लास की भी आप क्लास स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग ऑन पॉपुलर डिमांड, ठीक है ना, नाइन्थ क्लास का साइंस का वेरी फर्स्ट चैप्टर हम लोग, मतलब ये बुक में फर्स्ट चैप्टर नहीं है, हमारी सीरीज का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के जर्नी इनसाइड द एटम चैप्टर से, ठीक है ना। पुरानी बुक के हिसाब से बेटा चैप्टर्स के नाम चेंज हो चुके हैं, ठीक है ना। तो जो अभी जो चैप्टर का नाम है वो है जर्नी इनसाइड द एटम, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग देखेंगे इसमें शुरुआत इंट्रोडक्शन से होगी, ठीक है ना, कि व्हाट इज एटम, एटम क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा हर मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे जो टाइनीएस्ट पार्टिकल होता है ना वो एटम होता है, ठीक है ना। पहले एटम के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। और पुराने हमारे ऋषि मुनि जैसे खासकर आचार्य कनाद, ठीक है ना, कनाद है इनका नाम या कनद है, ये थोड़ा मतलब वो है, ठीक है ना। चलो जो भी इनका नाम है, आचार्य कनाड है जो, ठीक है। तो इन्होंने भी बहुत पहले, ठीक है, जो सबसे छोटे पार्टिकल का नाम इन्होंने क्या बोला था, परमाणु बोला था। इन्होंने भी ये बताया था कि जो सबसे छोटा, सभी पदार्थों का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जो सबसे छोटा कण होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है। और उसी परमाणु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से ये कुछ ग्रीक फिलोसफर्स थे, ठीक है ना, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, ठीक है ना। ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने भी यही बात बोली थी, ठीक है ना, कि बहुत छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम उन्होंने एटमॉस रखा था, ठीक है ना। और ध्यान रखना इसी ग्रीक वर्ड एटमॉस से एटम का नाम भी निकल के आया, ठीक है ना बेटा। एटम का मतलब क्या होता है, जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, जिसको फर्दर और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब विच कैन नॉट बी डिवाइडेड एनीमोर, ठीक है ना। जो जिसको आगे जाके और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको क्या कहते हैं, उसको एटम कहते हैं, ठीक है। एटम क्या है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, ठीक है ना बेटा। अब इसमें एक बात और समझना बेटा कि फिर 1808 में एक ब्रिटिश फिलोसफर तो नहीं कहेंगे हम, यही साइंटिस्ट ही थे, ठीक है ना। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में कुछ बातें बताई थी, ठीक है ना, जो कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जिसको जाना जाता है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने क्या बताया था कि जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, देखो बेटा एलिमेंट बहुत सारे होते हैं, ध्यान रखना। अभी तक जो खोजे गए एलिमेंट है उनकी संख्या कितनी है, 118 है, ठीक है ना। जो आप आगे देखोगे भी, ठीक है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और क्या कहते हैं उसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है बेटा, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरीके से सोन। तुम्हारे में बेटा 18-20 तक ही है, तो वहां तक ही रखना है। तो ये सारे एलिमेंट है, गोल्ड भी एलिमेंट है, सिल्वर भी एलिमेंट है, मरकरी, ठीक है बेटा, ये सारे एलिमेंट है। लेकिन हर एलिमेंट का एक छोटा ऐसा पार्ट जरूर आता है। आप ये सोचिए, आप हमने एक गोल्ड लिया तो गोल्ड को डिवाइड करते जाएंगे, एक ऐसी स्टेट आएगी, ठीक है ना, जिसको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। बात समझ रहे हो? जैसे हमारी अब इसमें भी बोला हुआ ना, जैसे बिल्डिंग होती है, ठीक है बेटा, बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे रूम होते हैं, और रूम किससे बने होते हैं, वॉल से, और वॉल किससे बनी होती है, ब्रिक से, ठीक है ना। और ब्रिक्स के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो सिलिकेट्स होते हैं। उसी तरीके से आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी में भी, ठीक है ना, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन टिश्यू से बने होते हैं, टिश्यू सेल से बने होते हैं, सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। उसी तरीके से मतलब हर एक पार्टिकल, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो हर एक एलिमेंट भी, उसका जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट और टाइनीस्ट जो पार्ट होता है ना बेटा, वो एटम होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और एटम ऐसी स्टेज होती है जिसको हम नहीं तोड़ सकते। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों से, कि हमने मान के चलो एक पेपर लिया है ना, एक रफ नोटबुक ले ली हमने। अब रफ नोटबुक के पेपर्स को हम फाड़ेंगे, है ना, उसको फाड़ते जाएंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी बेटा कि जिसके बाद हम उसको और ज्यादा नहीं फाड़ सकते मैनुअली, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, उनको पकड़ के सबको इकट्ठा करके हमने क्या उसको एक मिक्सर में डाल दिया, ठीक है ना, जिसमें पीसा जाता है, मिक्सर या ग्राइंडर में डाल दिया, और ग्राइंडर में डाल के हमने उसको ग्राइंड कर दिया। जब आप उन बुक्स के पेजेस के पार्टिकल्स को, क्या नाम है, पेजेस के टुकड़ों को, ठीक है, ग्राइंड करोगे तो क्या होगा, बहुत महीन पार्टिकल्स में टूट जाएगा वो।
ठीक है ना, वो बहुत ही महीन पार्टिकल्स में टूट जाएगा। तो उसके बाद सबको अंदर बुला लो, बैठो, ठीक है, महीन पार्टिकल्स में टूट जाएगा। तो उसके बाद आप देखोगे कि वो क्या हो जाएगा, वो बहुत पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। अब उस पाउडर को आप उड़ाओगे ऐसे, ठीक है ना, तो आपको देखो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आएंगे। तो एक्चुअली वो किस चीज के पार्टिकल्स है, वो है पेजेस के पार्टिकल्स, पेपर्स के पार्टिकल्स, ठीक है ना बेटा। उसके बाद आप देखोगे, ये गेट बंद कर देना बेटा। उसके बाद आप देखोगे कि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, अच्छा उनको भी हम एटम नहीं कह सकते, एक्चुअली तो एटम है वो उससे भी छोटा है। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे ना, उस एटम, उसमें भी बहुत सारे एटम्स होंगे, उसमें भी लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होंगे। एटम उससे भी बहुत छोटा है। एटम को तो हम अपनी नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, उसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, ठीक है ना, वो भी सिंपली माइक्रोस्कोप से नहीं। माइक्रोस्कोप से हम फिर भी एक बार को सेल को देख सकते हैं। सेल को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं बेटा। एटम जो होता है वो सेल से भी बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। तो एटम को तो हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, सिंपली जो माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है ना, उसके लिए बहुत ही मतलब हाई लेवल के माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं, ठीक है, या और भी कई तरीके होते हैं जिससे एटम्स को देखा जाता है। बस इतना समझिए, जो एटम होता है ना बेटा, वो ऐसी स्टेज होती है किसी भी पार्टिकल, किसी भी मैटर की, कि जिसको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। और ये बात सत्य है, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, एटम टूटेगा ही नहीं कभी, ठीक है ना, ना फिजिकली ना केमिकली। जैसे कि आप देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर है, ठीक है बेटा। अब वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O होता है। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, वो बाहर किस लिए बैठो, वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O होता है, जिसमें आप देखोगे हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, ठीक है ना। एक बार को हम वाटर के जो ये पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको एक बार को हम सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकली नहीं, केमिकली, जैसे हम प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना। तो वाटर को अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। फिर ऑक्सीजन में भी आप देखोगे, अगर एक ऑक्सीजन भी लेंगे, बट जो एटम है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का एटम है, उसको डिवाइड हम नहीं कर सकते, ठीक है ना बेटा। ऑक्सीजन के एटम को हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब एटम एक ऐसी स्टेज होती है बेटा, एटम एक ऐसी स्टेज होती है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसीलिए तो इसका नाम एटमॉस रखा है, ठीक है बेटा। एटमॉस का मतलब ही होता है इंडिविजुअल, ठीक है ना। फिर जो जॉन डाल्टन थे, ठीक है बेटा, जॉन डाल्टन थे, उन्होंने वो सबसे पहले लेके आए थे थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने क्या बताया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहले तो बात उन्होंने यही कही थी कि एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम क्या है, एक इंडिविजुअल मतलब जिसको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है ना, और ज्यादा उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये डाल्टन ने बताया था। एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी ब्रोकन और सेपरेटेड एनीमोर, ठीक है ना, उसको और ज्यादा सेपरेट या ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है बेटा। दूसरी बात, एक जैसे इतने सारे एलिमेंट्स हैं, आपको पता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है बेटा, आयरन, कॉपर, तो एल्यूमिनियम, तो इतने सारे जो एलिमेंट है, इनके सबके एटम जो होते हैं ना, वो सबके मतलब अलग अलग होते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स के जो एटम की प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी, और सेम टाइप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। जैसे कि मान के चलो इस यूनिवर्स में, ठीक है, नॉट ओनली हम अर्थ की बात नहीं करें, पूरे यूनिवर्स की बात करें बेटा, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी आप अगर मान के चलो गोल्ड लेते हैं, ठीक है ना, तो गोल्ड का जो एटम होगा, ठीक है ना, उसकी जहां भी यूनिवर्स में कहीं भी, ठीक है, कहीं और भी प्लेनेट पे गोल्ड मिलता है ना, तो उसकी उस गोल्ड की प्रॉपर्टी और जो मतलब अर्थ पे जो गोल्ड मिलता है उस गोल्ड की प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगी, सेम होगी, बिल्कुल भी 1% डिफरेंस नहीं होगा। तो ये हमारे ये जॉन डाल्टन ने ये बात बोली थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम निकलता गया, ठीक है, लोगों ने एटम के बारे में तो बोल दिया, चलो ठीक है, सबको पता चल गया कि एटम क्या होता है, एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड एनीमोर, ठीक है ना। अब क्या होता है, उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी आए जिन्होंने ये बताया कि एटम के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप देखोगे, मान के चलो सपोज करो आपने सबसे छोटा जीव अभी तक कौन सा देखा है, जो देखा है, मान लो चींटी देखी आपने, ठीक है ना, तो इंसान भी है, ठीक है। अब इंसान के अंदर जैसे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, उसी तरीके से चींटी के अंदर ऑर्गन ये तो नहीं होंगे, ऑब्वियसली आता है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऑर्गन काम करेंगे, ठीक है ना।
उसी तरीके से एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिकल पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, अब एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। ठीक है, मैं पहले नाम बताया तो फिर वो बताएंगे कि कैसे कैसे उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। एक तो इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे वो खोजे गए थे ना उसी के हिसाब से बता रहा हूं। फिर प्रोटॉन, ठीक है बेटा, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, हाँ, और फिर न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। गेट बंद करो। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है ना, जैसे कि आप देखोगे ये रहा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को खोजने वाले कौन थे? जे थॉमसन थे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। ठीक है ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं, वो अभी बताऊंगा मैं। ठीक है ना, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट के तो बेटा खोजा भी नहीं जा सकता कोई चीज। ओके, तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? जे थॉमसन थे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का मास लगभग ना के बराबर होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का मास, मास का मतलब वेट, वेट तो नहीं कह सकते, मास का मतलब हर किसी के अंदर कोई ना कोई अपना मास होता है। ठीक है ना, वो जो जगह ऑक्युपाई करता है। ठीक है बेटा, तो बेटा गेट बंद कर दो। इलेक्ट्रॉन के अंदर जो मास होता है ना बेटा, लगभग ना के बराबर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल कहते हैं। ठीक है ना बेटा, और इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया, एटम के बाहर नहीं, न्यूक्लियस के बाहर। देखो अभी तक जो चीज खोजी गई है ना बेटा, जो चीज खोजी गई उसके हिसाब से बताता हूँ कि क्या पोजीशन होती है। ठीक है ना, मैं कहीं पे फिगर बनाता हूँ, ये तो मैं मिटाई देता हूँ, ये तो आपको पता ही है, उसमें दे रखा है। जैसे मान के चलो ये एटम है, ठीक है, सपोज करो ये एटम है जो अभी तक खोजी जा चुकी है। ठीक है, जो हमें अभी तक पता है उस बात को मैं बता रहा हूं। तो इसके अंदर आप देखोगे ना, इसके अंदर ये तो फिर भी बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बना ही देते हैं, क्योंकि इसको कहते हैं न्यूक्लियस, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इसके कोर में एक एक स्पेस होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। हालांकि हालांकि मैं आपको बताऊं, आगे आपको चैप्टर में पता चलेगा, जो न्यूक्लियस होता है ना वो पूरे एटम के 1 लाख गुना छोटा होता है। 1 लाख गुना का मतलब मान के चलो कि हाथी के आगे चींटी के बराबर। ठीक है ना, फॉर एक जनरल एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि जितना बड़ा हाथी है, हाथी के सामने जितनी छोटी चींटी होती है ना, उतना ही सोचो कि एक एटम में न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर होता है बेटा, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्रीली घूमते रहते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, तो वही तो इसमें लिखा है। देखो ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? आउटसाइड द न्यूक्लियस। मेरे मुंह से एटम निकल गया था, एटम के बाहर कैसे होगा? हालांकि इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ भी देता है, वो अलग चीज है, वो कंसेप्ट अलग है, लेकिन जो जो प्रेजेंस की बात है, जो प्रेजेंस की बात है, उपस्थिति की बात है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है। देखो मैंने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल बताए ना बेटा, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, एक तो इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो ध्यान रखना बेटा, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना वो तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर ऐसे ही फ्रीली स्टेट में पाए जाते हैं। हालांकि ये जो साइकिल होता है इनका, जो मतलब एक ऑर्बिट पे घूमते हैं, वो ऐसे फ्रीली नहीं होते। ठीक है, वो आगे धीरे धीरे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हमको पता चलेगा। ठीक है, तो इनिशियली हम जो बात पता करना चाहते हैं वो ये है कि सबसे पहले एटम के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया। ठीक है ना, फिर जे थॉमसन ने एक थ्योरी दी थी, ठीक है ना, जिसने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया, अभी हम जानेंगे ये। फिर रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है ना, फिर उसके बाद नील्स बोर आए, ठीक है ना, जिन्होंने उनको एनर्जी लेवल बताया कि कैसे कैसे किस किस ऑर्बिट में वो घूमते हैं। फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई और अभी तक खोज जारी है। ठीक है बेटा, साइंस कभी भी खत्म नहीं होता है, साइंस में अभी भी बहुत सारी चीजें खोजी जानी है। ठीक है ना, ये सोचो कि सब कुछ हो गया, ओवर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें और स्टिल खोजनी बाकी है। चलो, तो सबसे पहले हमारी जो बात है बेटा वो है कि सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या होता है? जो एटम के अंदर और भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना, एटम के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? देखो एटम तो क्या होता है, जो जो और ज्यादा टूट नहीं सकता। ठीक है ना, क्या बात है बेटा, समझ से बताओ, वीडियो बंद करो, छोड़ो।
तुम्हारी समस्या का निवारण मैं पहले करता हूँ, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो होते हैं जो एटम्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब एटम के अंदर अभी तक खोजी गई जो तीन चीजें वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, ईयर भी दे रखा है, ईयर को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है ना बेटा। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है बेटा। अब इन्होंने कैसे कैसे खोज की, यही चैप्टर के बारे में, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जब भी देखो ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने क्या नेगेटिव का साइन बना रखा है, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए आप देखो ना प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव का साइन बना रखा है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज तो नहीं होता, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन के ऊपर मैंने 0 चार्ज लिख रखा है, ठीक है ना। ऊपर जो साइन है वो चार्ज को ही रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी बात समझना बेटा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई मास नहीं होता है, ठीक है। प्रोटॉन होता है लेकिन नेग्लिजिबल होता है। और क्या कहते हैं, प्रोटॉन के ऊपर 1 यूनिट मास होता है, मतलब प्रोटॉन में 1 यूनिट होता है और न्यूट्रॉन में भी 1 यूनिट होता है, ठीक है ना बेटा। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ये मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले आती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना। मतलब कैसे कैसे हम लोगों को एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चला। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। जो सबसे पहले, मतलब वैसे तो आप देख चुके, हमने ऋषि कर्नाड के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। हमने ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस के बारे में पढ़ा, जॉन डाल्टन ने भी कुछ थ्योरी दी थी। लेकिन प्रैक्टिकल जो थ्योरी सबसे पहले जो दी थी वो किन्होंने दी थी, जॉन डाल्टन ने, ठीक है ना। डाल्टन्स एटम, सॉरी जॉन डाल्टन नहीं, वो तो एटॉमिक थ्योरी दी थी। इसका तो प्रैक्टिकल जो उन्होंने काम किया था वो किया था जे थॉमसन ने, ठीक है बेटा। जे थॉमसन ने क्या किया था, ध्यान रखना बेटा, जे थॉमसन ने, ठीक है, वो मैं फिगर लेना भूल गया, मेरे को बाद में एहसास हुआ कि जे थॉमसन ने क्या किया था, एक वैक्यूम उसके अंदर, ठीक है, ट्यूब के अंदर, एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर कैथोड रेस को पास किया, ठीक है। वो फिगर वो अलग से मैं एक शॉर्ट में ये एक्सप्लेन कर दूंगा, ये एक्सपेरिमेंट, ये फिगर लेना भूल गया मैं, ठीक है ना। वाटरमेलन तो ले लिया, चलो फिर भी वैसे समझा देता हूँ कि इन्होंने क्या किया था, एक मतलब टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड। आपको पता है कैथोड और एनोड दो क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, ठीक है ना। उसमें से क्या है, हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, ठीक है ना। ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये किन्होंने किया था, जे थॉमसन ने किया था, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, अच्छा इसमें क्या है, इसमें कोई गैस नहीं है, ये वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। तो जब वैक्यूम से इन्होंने क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए उसको किसी चीज की मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। वहीं से इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। ये पूरा एक्सपेरिमेंट में अलग से समझा दूंगा, ठीक है ना बेटा, क्योंकि इस वो नहीं ली हुई तो अलग से पता नहीं चलेगा। तो जे थॉमसन ने सबसे पहले क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की खोज की, ठीक है ना, कैथोड रे वाले एक्सपेरिमेंट से। तो उन्होंने अब उनको पता तो चल गया इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बट वो आम जनता को कैसे समझाए। तो उन्होंने क्या किया, पूरे एटम को उन्होंने वाटरमेलन से कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया, वाटरमेलन से। उन्होंने बोला, माना कि एक एटम क्या है, वाटरमेलन है, ठीक है। और वाटरमेलन के अंदर जैसे बीज होते हैं ना, दिख भी रहे होंगे आपके सीड्स, ठीक है बेटा, जैसे सीड्स होते हैं, ठीक है, वैसे ही उन्होंने उन सीड्स को इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया, इलेक्ट्रॉन। जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स दिखते हैं ना आपको, वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये किन्होंने, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, ये जे थॉमसन ने ये बात कही थी, ठीक है ना। और बाकी जो रेड एडिबल पार्ट है, जो लाल खाने वाला पार्ट है, रेड एडिबल पार्ट, ठीक है ना, तो उनको उन्होंने क्या कहा, उसको उन्होंने कहा पॉजिटिव स्पेयर। मतलब उन्होंने प्रोटॉन नाम नहीं दिया, ध्यान रखना, ये बात तो बिल्कुल एकदम बेटा दिमाग में डाल लेना। उन्होंने इसका नाम प्रोटॉन नाम नहीं बताया, क्योंकि प्रोटॉन उनको पता ही नहीं था, वो तो बाद में खोज हुई है, ठीक है ना। उन्होंने जो जे थॉमसन ने जो बात बताई थी, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में बताई थी कि जो वाटरमेलन में जैसे सीड्स होते हैं ना, वैसे ही एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जैसे सीड्स पाए जाते हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन जो रेड एडिबल पार्ट है ना, उसको उन्होंने पॉजिटिव स्फीयर बोल दिया, जो कि बात गलत साबित हुई। ध्यान रखना,
अच्छा, इस चीज को लेके कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि जब जे थॉमसन ने गलत बात बताई तो भी हम इनके बारे में क्यों पढ़ते हैं। अरे भाई, एक ही तो बात गलत हुई है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वाली बात तो सही हुई ना, ठीक है ना। तो देखा जाए तो सबसे पहले तो जो क्या कहते हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, उसकी खोज तो जे थॉमसन ने की। हालांकि इसके बारे में वो अजम्पशन नहीं लगा पाए। देखो, एटम होता ही तो बहुत छोटा है, एटम इतना छोटा होता है बेटा, तो उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। तो आप देखोगे अंततः हमको क्या पता चला, जे थॉमसन ने क्या बताया, ठीक है। देखो बेटा, यहां पे लिखा भी है कि बाकी जो रेड एडिबल पार्ट है उसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव स्पेयर बताया। इन्होंने प्रोटॉन नाम, ध्यान रखना, इन्होंने प्रोटॉन नाम नहीं बताया, क्योंकि प्रोटॉन के बारे में उनको पता ही नहीं था। जे थॉमसन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से बताया, देखो आप देख भी सकते हो, ये जे थॉमसन के द्वारा सजाया था। तो इसमें आप देखोगे इलेक्ट्रॉन, देखो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, और जो रेड पार्ट है उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, पॉजिटिव स्पेयर नाम दिया था। प्रोटॉन नाम नहीं दिया था, पॉजिटिव स्पेयर नाम दिया था, ठीक है ना। तो ये देख लेना, आप लिखने वाले अगर लिखना है तो आप पॉज कर करके लिख सकते हो। तो जे थॉमसन ने बस इतनी ही बात बताई थी। तो ध्यान रखना, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है ना बेटा। फिर उसके बाद आते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। फिर उसके बाद कौन आते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड थे, शायद से न्यूजीलैंड के थे, कहीं के भी हो, उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर जे थॉमसन के बाद एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली, ठीक है ना, सोने की एक पतली परत ली, ठीक है बेटा। और उसमें से क्या किया उन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स को, ठीक है ना, अल्फा रेज को गुजारना शुरू किया, ठीक है ना। जैसे आप देख भी रहोगे, अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे उन्होंने निकालना शुरू किया। तो जब उन्होंने अल्फा रेस को, रदरफोर्ड ने, ठीक है बेटा, रदरफोर्ड ने जब अल्फा रेस को गोल्ड फॉइल पर मारा, तो उन्होंने ये चीज नोटिस करी, इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से, आप देखोगे ना, 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से ना सिर्फ एक टकरा के वापस आ रहा है, ठीक है बेटा। ये देख लो, एक ये टकरा के वापस आ रहा है ना, और बाकी सारे क्या हो जा रहे हैं, उस गोल्ड फॉइल से पार हो जा रहे हैं। बात समझ रहे हो, 12,000 में से एक टकरा के वापस आ रहा है, और बाकी सारे क्या हो जा रहे हैं, पार हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि एटम के अंदर ना पॉजिटिव पार्ट बहुत कम होता है। इससे इन्होंने ये अंदाजा लगाया, ये ऑब्जर्व किया कि एटम के अंदर पॉजिटिव पार्ट बहुत कम होता है और नेगेटिव बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मैं भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं। मैं आपको आंख बंद करके मैं आपको कुछ कंचे देता हूं, मार्बल्स, है ना, और आपकी आंख पे पट्टी बांध देता हूं, और मैं बोलता हूं कि इस पेन के ऊपर आपको मारना है आंख बंद करके, ठीक है। क्या आर यू श्योर कि आप पहली दूसरी बार में मार दोगे? नहीं, ठीक है। लेकिन आप फिर से वही एक एक्सपेरिमेंट करता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि आपको आंख बंद कर देता हूं और ये पेन वैसे ही रहेगा, लेकिन इस पेन पे नहीं मारना है, इस दीवार पे मारना है, आंख बंद करके। क्या मार दोगे? है ना। क्या करना है, कहीं भी तो फेंकना है, आप इस तरफ फेंकोगे, कहीं नहीं लगेगा तो दीवार पे ही ना, ठीक है। तो इसी तरीके से समझना तो पॉजिटिव पार्ट बहुत कम है जिससे टकरा के अल्फा पार्टिकल्स वापस आए, नेगेटिव बहुत ज्यादा है जिसमें से क्या हो गए, अल्फा पार्टिकल पार हो गए, ठीक है ना बेटा। तो इससे इन्होंने ये अंदाजा लगाया, जो कि मैंने बताया भी था, कि जो पॉजिटिव पार्ट है ना बेटा, वो आपका न्यूक्लियस के अंदर है। किसके अंदर है? न्यूक्लियस के। जैसे आप देख रही होगा, ये सारे क्या है, एटम है ना, और ये इसका न्यूक्लियस है। तो अभी मैंने बताया तो था बेटा, पॉजिटिव पार्ट सारा कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है ना बेटा। और न्यूक्लियस जो होता है बेटा, एक बात और समझना, जो एटम का न्यूक्लियस होता है ना, वो एटम से लगभग 1,00,000 गुना छोटा होता है। जैसे हाथी के सामने चींटी के समान मान लो, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद आप देखोगे, जो उन्होंने बात बताई थी वो यही बताई थी कि न्यूक्लियस के अंदर सारा क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब मास। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने आखिरकार ये कंक्लूजन निकाला कि सारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो किसके अंदर होता है बेटा, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और जो न्यूक्लियस है ना, वो लगभग पूरे एटम के 1,00,000 गुना छोटा होता है, ठीक है। ये सारे नोट कर लेना तुम लोग, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ जा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देना, क्योंकि अगर आपको जरूरत है
तभी मैं दूंगा, ठीक है बेटा, अदरवाइज मैं नहीं सेंड करने वाला। अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप कमेंट में बोलोगे तो पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं आपके नील्स बोर। फिर कौन आते हैं? नील्स बोर। अभी तक हमने देखो किन किन साइंटिस्ट के बारे में नाम जान लिया, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं नील्स बोर। अब नील्स बोर क्या करते हैं बेटा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे चक्कर काटता है, ठीक है बेटा। तो आप देखोगे ये पूरा एक एटम है, ठीक है बेटा, और आपको पता है एटम के जो ये है न्यूक्लियस, और आपको यहां तक अभी तक इतना तो पता चल ही गया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और, बताओ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्रीली मूव करता है, लेकिन फ्रीली मूव नहीं करता, वो क्या करता है, वो एक ऑर्बिट पे मूव करता है। उस ऑर्बिट के बारे में आपको नील्स बोर ने ही बताया था, ठीक है ना। अब नील्स बोर ने क्या बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, वो इस तरीके ऑर्बिट में मतलब रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। और इन ऑर्बिट्स का उन्होंने नाम दिया था KLMN। क्या नाम दिया था? KLMN। मतलब जो सबसे पास वाला ऑर्बिट है इसका नाम K है, फिर L है, फिर M है, फिर N है, ठीक है बेटा। और इस तरीके से इसको इन्होंने एनर्जी सेल्स भी कहा था, क्योंकि इसमें एनर्जी के लेवल क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक है बेटा, KLMN। अब इसमें एक बात और समझना बच्चे, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आगे आएगा, देख इस तरीके से कि KLMN में कैसे होता है। जैसे सबसे पहले जो K होता है, ध्यान रखना बेटा, जो K होता है उसका उसका नंबर होता है 1, ठीक है, मतलब पहले नंबर पे आता है ना K। और जो L होता है उसका नंबर होता है 2, ठीक है। और जो M होता है उसका नंबर होता है 3, और जो N होता है उसका नंबर होता है 4। तो जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर और 2n स्क्वायर। अब n की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे। तो n की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर जो होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। n की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, l में 2 रखेंगे, ठीक है बेटा। तो 2 का स्क्वायर 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 2, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 3 जा 9 2 जा 18 हो जाएगा। और यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। तो ध्यान रखना K के अंदर मैक्सिमम, इसलिए कहते हैं बेटा जो पहला शेल होता है ना K, जो पहला शेल होता है K, उसके अंदर मैक्सिमम 2 ही हम इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं, ठीक है ना। पहले शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, सिर्फ 2 को रख सकते हैं। दूसरे में मैक्सिमम 8 को रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है ना। यही ऑक्टेट का नियम, ऑक्टेट का नियम ये कहता है कि बाहर वाले सेल में मैक्सिमम, ऑक्टेट का नियम ये कहता है बेटा, अष्टक का नियम के बाहर वाले सेल में, जो बाहर वाला जो ऑर्बिट होगा उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा ये जो चार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है बेटा। ये जो चार्ट है ना इसमें हम वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जो टेबल कह लो या चार्ट कह लो, ये जो टेबल है ना बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप समझ लो, ठीक है ना। इसको कैसे समझना है देखो बच्चे, सबसे पहले एक सीक्वेंस नंबर लिख देते हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है बेटा। और ये जो सीरियल नंबर है ना, ये जो सीरियल नंबर है ये ऐसे ही कोई सीरियल नंबर नहीं है, ये क्या है, इधर देखो बच्चे, ये जो सीरियल नंबर है ऐसी सीरियल नंबर नहीं है, ये है एटॉमिक नंबर, पता है ना, ये तो आता ही होगा तुमको, ये है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो होता है जिससे हमें पता चलता है कि एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। मतलब हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, ये लिखा भी एटॉमिक नंबर, वैसे तो हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन होता है तो एटॉमिक नंबर भी 1 ही होगा। हाइड्रोजन के अंदर 2, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं तो एटॉमिक नंबर भी 2 होगा।
लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन होते हैं तो एटॉमिक नंबर भी 3 होगा। और एक बात समझना बेटा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, ध्यान रखना, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन कहाँ लिखूं मैं, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होता है। यहाँ पे ये नहीं लिखा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, ये बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे लिखा है नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन 2 है इलेक्ट्रॉन भी 2 है, प्रोटॉन 3 है इलेक्ट्रॉन भी 3 है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से 118 एलिमेंट तो हम देख सकते हैं। अब जो समझने वाली बात यह है बेटा, समझना, एक और इसमें मैं लिस्ट वो बना देता हूँ, कॉलम वो बना देता हूँ एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास, मास का मतलब होता है वेट, वेट तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ जो भी मास होता है, तुम्हें पता ही है द्रव्यमान क्या होता है। तो एटॉमिक मास ना, हमेशा किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालना है ना, वो होता है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जैसे इसमें भी आप देखोगे हाइड्रोजन में, इसमें तो कोई न्यूट्रॉन नहीं है तो प्रोटॉन 1 है तो इसमें 1 ही होगा, है ना। हीलियम में 2 प्लस 2 तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से लिथियम में 3 प्लस 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये 7 हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको पूरा फिल कर लेना, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं हम, कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिवाइड किया गया है। आपको पहले ही मैंने बताया था कि पहले वाले सेल में मैक्सिमम 2 ही हम इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। तो हाइड्रोजन में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 आ गया, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 आ गए। मेन है यहाँ से समस्या स्टार्ट होती है लिथियम में, तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले वाले सेल में तो 2 आएगा, बाकी 1 बचा वो नेक्स्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। इसी तरीके से पूरा चार्ट फिल हो जाएगा। लास्ट में आप देखोगे जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन कितना है, 12 है। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने, 12। तो पहले में 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, बाकी 2 बचा वो आगे चले जाएंगे। इसी तरीके से पूरा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये चार्ट आपको, ये जो टेबल है ना, लर्न होने ही चाहिए। जिसमें मैंने एक चीज और ऐड कर दी है, वो क्या ऐड कर दिया है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। जैसे रैंडम उठा लेते हैं हम ले लेते हैं क्लोरीन का। अब क्लोरीन में आप देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, वो भी 17 है। ये कौन सा, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना ना, वो लेना है न्यूट्रॉन, ठीक है ना। मैं वही तो हो ना, ये कौन सा क्लोरीन आ गया, 14 तो होता ही नहीं है उसका मास। तो 17 प्लस 18 क्या होता है, 17 प्लस 18 35, ठीक है ना। इन जनरल क्लोरीन का 35 होता है, वैसे 35.5 होता है, वो आपको मैं किसी दिन अलग से बताऊंगा, ठीक है ना। ऐसे बताऊंगा, डिटेल में समझ में नहीं आएगा। अभी हम बेसिक चीज लेके चले बेटा। ध्यान रखना, कोई भी चैप्टर आ रहा है ना तो वो पूरा कंप्लीट नहीं है, उसमें आपको बेसिक एक मोटा मोटी चीजें बताई जा रही है। इसके बाद भी कुछ शॉर्ट्स आती रहेंगी जिसमें डिटेल में कुछ टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो इसी तरीके से आप और रैंडम ले लो, एल्यूमिनियम का ले लो। एल्यूमिनियम का एटॉम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कितने 13 और न्यूट्रॉन कितना 14, तो अब मास कितना हो जाएगा इसका 13, 13 दूनी 26 और 1 27, ठीक है ना। 27 यू भी लिख सकते हो, AMU भी लिख सकते हो। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, या यू मतलब यूनिट या यूनिफाइड, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस टेबल को आप लर्न जरूर कर लेना। नेक्स्ट आता है आपका एटॉमिक नंबर। अभी तो मैंने बताया एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और ये भी मैंने आपको अभी बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। परमाणु प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर को Z से सिंबलाइज किया जाता है। मतलब एटॉमिक नंबर का जो सिंबल है वो क्या है, कैपिटल Z है। क्या है वो, कैपिटल Z है, ठीक है ना। फिर आता है आपका एटॉमिक मास। मास नंबर जो होता है उसको कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। मास नंबर जो है उसको किससे डिनोट किया जाता है बेटा, कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। और जो मास निकलता है वो कैसे निकलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और दर्शाना कैसे होता है, जैसे कि मान के चलो फॉर एग्जांपल कार्बन का एग्जांपल हम लेते हैं, तो कार्बन में
देखो ऊपर तो दिखाते हैं एटॉमिक नंबर और नीचे दिखाते हैं एटॉमिक मास। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12, तो इस तरीके से दिखाते हैं। ये जो आपको बार का साइन दिख रहा है ना, ये नहीं होता बेटा, ये मुझे मतलब लिखना नहीं आया तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, मुझे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिला कि जिस बिना बार के मैं ऐसे लिख पाऊं, ठीक है ना। तो ये चीज नहीं होती है, ध्यान रखना बेटा। कहीं बोलो सर गलत सिखा रहे, गलत नहीं सिखा रहे बेटा, मेरे को कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिला। अब देखूंगा AI यूज करके इसको हटाऊंगा कैसे भी करके, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से लिखा जाता है, ऊपर एटॉमिक नंबर, नीचे एटॉमिक मास और आगे सिंबल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखोगे आप आइसोटोप्स और आइसोबार जैसी कोई चीज होती है। अब आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप ऐसे एटम्स को कहते हैं, आइसोटोप्स ऐसे एटम्स को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं बेटा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक का नाम होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है ना। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें क्या होता है, इसमें ये फर्क होता है, मैं एक टेबल के थ्रू समझाऊंगा आपको। सपोज करो बेटा, सपोज करो ये आपका एलिमेंट है ना। अब एलिमेंट में आप देखोगे ना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर है 1 1 1, तो आपको होता है एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है? वो होता है हाइड्रोजन का, ठीक है ना। जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ध्यान रखना हाइड्रोजन में एक में इलेक्ट्रॉन 1 होता है, प्रोटॉन भी 1 होता है और न्यूट्रॉन 1 में 0 होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1 1 होते हैं सारे, एक में न्यूट्रॉन 0 होता है, एक में 1 होता है और एक में 2 होता है। तो एक बात ध्यान रखना, जो इसका एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो इसमें जो एटॉमिक मास होगा 1 + 0 = 1 हो जाएगा, इसमें 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, ये तो नंबर ऑफ एटम को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, लेकिन या एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये आइसोटोप्स है। तो जिसका एटॉमिक मास 1 है उसका नाम तो प्रोटियम होता है, और जिसका एटॉमिक मास 2 है उसका नाम ड्यूटेरियम होता है, ठीक है। और जिसका एटॉमिक मास 3 है तो उसका नाम ट्राइटियम होता है। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, एक बात और ध्यान रखना, ये तीनों ही है तो हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन के ऐसे रूप हैं जिसका मास अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, इनको हाइड्रोजन के क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप, जिनका नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। मास भी अलग अलग है, प्रोटियम का मास 1 AMU होता है और ड्यूटेरियम का 2 होता है और ट्राइटियम का कितना होता है, 3 होता है, ठीक है ना बेटा। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, देखो प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। और बड़ा करके दिखाने दो, और बड़ा करके दिखा दो। ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2, और ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर 1 होता है लेकिन एटॉमिक मास 2 होता है, जिसमें ये ध्यान रखना ये कुछ नहीं होता, ठीक है। ये मेरी मिसप्रिंट है, ठीक है। ऐसे ही कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के आइसोटोप में क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास अलग अलग है, तो वही तो आइसोटोप होता है। आइसोटोप की डेफिनेशन ही यही होती है कि एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास अलग अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास अलग अलग है, ठीक है ना। हिंदी में भी देख लेना बेटा। फिर आता है नेक्स्ट आपका आइसोबार। अब आइसोबार आइसोटोप्स का बिल्कुल उल्टा होता है। आइसोबार का मतलब क्या होता है, आइसोबार का मतलब होता है डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होता है लेकिन मास सेम हो जाता है। जैसे कि इसका भी एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल आपका आता है, इसका एग्जांपल आता है आपका आर्गन और कैल्शियम। देखो बेटा आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 20।
लेकिन एटॉमिक मास जो होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर भी 40 होता है, 40U, और कैल्शियम का भी होता है 40U। ठीक है बेटा, तो इससे इसका मतलब क्या समझा है बेटा आपको? ठीक है, आर्गन Ar और कैल्शियम Ca। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन एटॉमिक मास क्या है? सेम है। तो एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, एटॉमिक मास सेम हो, तो उसको क्या कहते हैं? आइसोबार्स कहते हैं, हिंदी में इसको समभारिक कहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख भी रहे होगे, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 लेकिन एटॉमिक मास 40। ऐसे आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है लेकिन एटॉमिक मास 40 है। तो मास दोनों का सेम है ना बेटा, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? इन दोनों का द्रव्यमान सेम है, मास सेम है, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? ये आइसोबार्स हो गए। ठीक है बेटा, तो ये एक वन शॉट वीडियो है बेटा, ठीक है ना, वन शॉट वीडियो है क्लास 9th के जर्नी इनसाइड द एटम। ठीक है बेटा, इसके बाद कुछ कुछ चीजें जो पिक्यूलरली छूट गई हैं पर्टिकुलरली, तो उसको मैं क्या करूंगा, किसी शॉर्ट में अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है। आपको क्या करना है, इसको सीखने के लिए जैसे मैंने नोट्स बनाए लिखे हुए हैं, आपको नोट करना है, समझना है, और अगर आपको नोट्स इसमें नहीं समझ में आ रहे तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, तो ये सब आपको बात बतानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तब तक के लिए ध्यान रखना, ये पूरी एक्सरसाइज, ये पूरे चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। चैप्टर का नाम क्या है? जर्नी इनसाइड द एटम। ठीक है ना, इसको रिवाइज कर लेना। चलो ठीक है, बाय।